कि मैं मेडिकल कॉलेज में एक ऐसे बच्चे को एडमिशन दूंगा जिसका टेस्ट में 40% नंबर है, दूसरे के पास 65-70% नंबर है, तो जाहिर है शुरू में कुछ इससे नुकसान होगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बार जब वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में आ गया, उसके बाद उसे शिक्षा देना तो आपका काम है। दुनिया की किसी पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ है कि जो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाए उसको डॉक्टर बनाना ही पड़ेगा। उसको पढ़ाइए। और दूसरा, ये जो कई बार बात होती है कि ये जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है, आपने नहीं पूछा है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो रिजर्वेशन लेके लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, देश का क्या करेंगे, अब बताइए इन डॉक्टरों से कौन इलाज करवाएगा। मैं सुनता रहता हूँ ये सवाल, लगता है कि हाँ सवाल में कुछ दम तो है, लेकिन बाद में मैं देखता हूं कि ये सवाल कैपिटेशन फीस वाले कॉलेजेस के बारे में कभी नहीं पूछे जाते। हाँ, आप सोचिए, यहां तो वो कम से कम एक किसी परीक्षा में बैठ के कम मार्क्स लेके रिजर्वेशन के जरिए कुछ बच्चे मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं। दूसरे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहां सीधा बाप जाके 40 लाख रुपया, 50 लाख, 1 करोड़ रखता है, उसको एडमिशन मिल जाता है। मैंने आज तक किसी को नहीं सुना इसके बारे में कहते हुए हाय हाय ऐसे डॉक्टरों से हम इलाज कैसे करवाएंगे, हाय ये मेरिट का क्या हुआ। इस सब के बारे में बात क्यों नहीं होती? आप भी जरा सोचिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा होनी चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में पूर्वाग्रह हो इसके बारे में। ये कोई साथी कह रहे रोज कनेक्शन क्यों कट जाता है, कहीं साजिश तो नहीं? नहीं भाई, ऐसी कोई साजिश नहीं है, हमारी गलती है। हर चीज का दोष किसी दूसरे पे क्यों लगाना? कुछ हमसे टेक्निकल मिस्टेक हो रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं नए नए एक्सपेरिमेंट करने की, तो उसमें कई बार हमसे मिस्टेक हो जाता है, तो वैसा ही कुछ हुआ होगा, कोई साजिश नहीं है। हाँ, मयंक शुक्ला जी ने कल भी सवाल पूछा था, पहले की गलती जिन लोगों ने की वो लोग अब नहीं है, और जिनके साथ वो लोग भी नहीं, तो जो लोग मौजूद हैं उनके साथ भेदभाव क्यों? मयंक जी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मैंने जैसे कहा, ये जो मानसिकता बन गई है ना हमारी कि हाय मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, मेरे साथ भारी भेदभाव हो रहा है, मैंने आपको दिखाया कि जो जनरल कैटेगरी में, जिसको हम जनरल बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं, सवर्ण बोलते हैं, अगर सभी धर्मों की जनरल कैटेगरी के लोगों को ले लें तो उनकी जनसंख्या 30% है, और देश की टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो लोग 60% से ज़्यादा है, यानी कि अपनी पॉपुलेशन के शेयर से डबल से ज़्यादा आज उनके पास है, प्रिविलेजेस है। और अगर वही कहें कि भाई हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो ठीक बात नहीं होगी ना। मेरा अनुरोध है कि हम भी बात को ठीक पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करें, ठीक चश्मे से देखना शुरू करें। प्रणव धवन पूछ रहे हैं, डोंट यू थिंक जुडिशरी शुड नॉट यूजर्व सोशल जस्टिस पॉलिसी फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पॉलिटी? प्रणव धवन का कहना है, वो एक दूसरे कोने से पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जुडिशरी को सामाजिक न्याय के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये काम लोकतांत्रिक सरकारों को देना चाहिए। मैं एक बात से सहमत हूं, एक बात से सहमत नहीं हूं प्रणव भाई। ब्रॉडली मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में सामाजिक न्याय की नीतियां, उसका फ्रेम बनाना सरकार का काम है, लोकतंत्र का काम है। ये काम न्यायपालिका नहीं कर सकती। तो ये तय करना कि इस देश में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसे ठीक करने की जरूरत है, और करने के लिए हम रिजर्वेशन की पॉलिसी लाएंगे, ये काम सरकार को करना चाहिए। ये काम हमारी संविधान सभा ने किया। ये काम करना, ये तय करना जुडिशरी का काम नहीं। लेकिन ये करते समय आप अन्याय ना करें, आप गलत तरह के निर्णय न लें, गलत पॉलिसीज फ्रेम न करें, इसमें जुडिशरी को राइट होना चाहिए। जैसे परसों जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी एक इलाके में संख्या काफी ज्यादा होती है, वहां पे उन्होंने 100% रिजर्वेशन कर दिया था शेड्यूल ट्राइब के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, 100% करना पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, और मैं सहमत हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न सिर्फ बाकियों के साथ अन्याय है, और ये सोचना कि आदिवासी इलाकों में केवल आदिवासी ही पढ़ाएगा, ये अपने आप में बात भी गलत है। और ये एससी और ओबीसी के साथ भी अन्याय है कि वो नहीं आ सकते। तो इस तरह की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए, क्योंकि सरकारें
अपने चुनाव जीतने के लिए कई बार एक मर्यादा का हनन करती हैं, लाइन को क्रॉस कर जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होना चाहिए उस लाइन को क्रॉस करने से उन्हें रोकने का। सर 8 लाख 8 बीघा व शहर में 1000 वर्ग फुट के मकान में सवर्णों तथा कथित गरीबों को संविधान की धज्जियां उड़ाकर 72 घंटे में आरक्षण दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है सर? ये सागर प्रसाद यादव जी पूछ रहे हैं। मैं देखता हूं रिजर्वेशन के सवाल जो भी आते हैं वो बिल्कुल एक छोर से आते हैं, पहले से किसी ने तय कर रखा होता है। सागर जी, वैसे मैंने पिछली बार इसके बारे में कहा था ये कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण सरकार ने जिस तरह से दिया है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। ये बहुत समझदारी का फैसला नहीं है। समझदारी का फैसला इसलिए नहीं है कि उन्होंने लिमिट इतनी ऊपर रखी है कि उसमें गरीब नहीं, उसमें तो हर कोई आ जाएगा। ऐसे लोगों को आरक्षण देने का क्या फायदा? गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन ये सोचना कि जिसके साथ कोई भी अन्याय हुआ उसके लिए आरक्षण ही उसकी एकमात्र दवा है, यह गलती है। इस देश में गरीबी हटाने के लिए और तमाम तरीके हैं। गरीबों के साथ जो शिक्षा और नौकरी में भेदभाव होता है उसको हटाने के तमाम तरीके हैं। जैसे मैंने कहा, उनको फेलोशिप्स मिलनी चाहिए, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आरक्षण एकमात्र दवा ना हो। ये जो हमारे देश में थोड़ा बीमारी हो गई दोनों तरफ से कि आरक्षण हर बीमारी का एकमात्र इलाज आरक्षण। आरक्षण आखिरी दवा है, जब बाकी सारी चीजें काम ना करें तभी होना चाहिए, और उसका कुछ खास चीजों में इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस में जिस तरह से किया गया, मुझे लगा उससे किसी गरीब का फायदा नहीं होगा, वो एक मजाक था। अवधेश शुक्ला जी कह रहे हैं, सर डू यू थिंक रिजर्वेशन एंड प्रोडक्टिविटी आर कॉन्ट्रडिक्टरी? कि आप रिजर्वेशन देंगे तो इससे उत्पादकता या मेरिट या गुणवत्ता पे असर पड़ेगा? शुरुआत में पड़ सकता है अवधेश जी। जब आप कहते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में एक ऐसे बच्चे को एडमिशन दूंगा जिसका टेस्ट में 40% नंबर है, दूसरे के पास 65-70% नंबर है, तो जाहिर है शुरू में कुछ इससे नुकसान होगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बार जब वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में आ गया, उसके बाद उसे शिक्षा देना तो आपका काम है। दुनिया की किसी पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ है कि जो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाए उसको डॉक्टर बनाना ही पड़ेगा। उसको पढ़ाइए। और दूसरा, ये जो कई बार बात होती है कि ये जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है, आपने नहीं पूछा है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो रिजर्वेशन लेके लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, देश का क्या करेंगे? अब बताइए इन डॉक्टरों से कौन इलाज करवाएगा? मैं सुनता रहता हूं ये सवाल। लगता है कि हाँ, सवाल में कुछ दम तो है, लेकिन बाद में मैं देखता हूं कि ये सवाल कैपिटेशन फीस वाले कॉलेजेस के बारे में कभी नहीं पूछे जाते। हाँ, आप सोचिए, यहां तो वो कम से कम एक किसी परीक्षा में बैठ के कम मार्क्स लेके रिजर्वेशन के जरिए कुछ बच्चे मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं। दूसरे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहां सीधा बाप जाके 40 लाख रुपया, 50 लाख, 1 करोड़ रखता है, उसको एडमिशन मिल जाता है। मैंने आज तक किसी को नहीं सुना इसके बारे में कहते हुए हाय हाय ऐसे डॉक्टरों से हम इलाज कैसे करवाएंगे, हाय ये मेरिट का क्या हुआ। इस सब के बारे में बात क्यों नहीं होती? आप भी जरा सोचिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा होनी चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में पूर्वाग्रह हो इसके बारे में। और दूसरा मैं कहूंगा, दीर्घ काल में इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अब तक हमारे देश में क्या था? तमाम चीजों के लिए सिर्फ मर्दों को चांस मिलता था। तो हम क्या कर रहे थे? अपने समाज का 50% टैलेंट पूल था, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। पूरा देश 50% टैलेंट पूल में से ड्रॉ कर रहा था। अब डॉक्टर्स औरतें आनी शुरू हुई हैं, मैनेजर्स आनी शुरू हुई हैं, तमाम फील्ड्स में आ रही हैं, टीचर्स तो हैं ही। हमारे देश का टैलेंट पूल बढ़ गया है, तो इसलिए एवरेज मेरिट बढ़ेगी। जब भी कोई देश अपना टैलेंट पूल बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और मेरिट अपने आप बढ़ेगी। साउथ अफ्रीका में जिस दिन तमाम कालों को, अश्वेत लोगों को टॉप नौकरियां मिलनी शुरू हुई, क्योंकि उन अश्वेतों में भी बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, मेरिटोरियस होंगे, जीनियस होंगे, ऊपर वाला तो सब में बनाता है ना, उन लोगों को मौका मिलना शुरू होगा, तो समाज की टैलेंट बढ़ेगी, समाज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इससे आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, फिर भी इसे लागू किया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है और देख सकता है कि ये उचित है या नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे हिसाब से केवल तकनीकी नहीं है कि संविधान में प्रावधान है या नहीं है। देखिए, संविधान कहता है सोशल एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज क्लासेस। तो जो भी लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको कुछ दिया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या आपने उसकी ठीक पहचान की है, क्या आपने जो रिजर्वेशन दिया है उससे वाकई उनका फायदा होगा। इन सब सवालों पे सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को इसका मूल्यांकन करना चाहिए। मेरा इसके बारे में अविश्वास इसलिए है कि आपने 8 लाख की जब लिमिट रख दी, उसमें तो आपको 8 लाख में तो देश के 95% लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, कौन से गरीब मिलेंगे आपको इसके अंदर। और वैसे भी मेरा बार बार कहना है, गरीबी की समस्या और गरीबी से उत्पन्न जो शैक्षणिक समस्याएं होती उसका समाधान कोचिंग से किया जा सकता है, उसका समाधान फेलोशिप से किया जा सकता है। रिजर्वेशन एक आखिरी हथियार है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं बहुत पुरानी लंबी किसी बीमारी को तोड़ने के लिए, जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड है। ऐसी चीज के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करना होता है, वो है रिजर्वेशन। हर चीज के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। SC ST के रिजर्वेशन का फायदा वो लोग ले पाते हैं जिन्हें जरूरत है, क्रीमी लेयर ले जाती है, साथ में आर्थिक स्टेटस भी लागू होना चाहिए। मैंने कल इसके बारे में बात कही थी कि रिजर्वेशन को फाइन ट्यून करना चाहिए, उसमें 3-4 सुधार करने चाहिए। लेकिन खाली इकोनॉमिक आधार पर क्रीमी लेयर न तय कीजिए। मैंने आपको जिक्र किया था 2 आधार पे काम किया जा सकता है। नंबर 1, जिन जातियों को आरक्षण का लाभ बहुत ज्यादा मिला है उनको एक अलग डब्बे में कर दीजिए, जिन्हें बहुत कम मिला है उन्हें एक अलग डब्बे में कर दीजिए, सब कोटा बना दीजिए। दूसरा ये कि जिस परिवार को एक से ज्यादा पीढ़ी तक फायदा हो चुका है, पिछली पीढ़ी में फायदा मिला है, उसको उस लेवल की नौकरी के लिए लाइन के सबसे आखिर में खड़ा कर दीजिए। एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम में करने चाहिए। क्रीमी लेयर की व्यवस्था ओबीसी के लिए बहुत ठीक है, क्योंकि ओबीसी के अंदर बहुत तरह के जाति हैं, कई ऐसे हैं जो बहुत प्रिविलेज लोग हैं, वो भी ओबीसी के अंदर घुसे हुए। इसलिए वहां इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाना सही है, क्योंकि ओबीसी के अंदर पिछड़ापन तो है पर वर्जना नहीं थी। दलित और आदिवासी समाज के साथ फिलहाल केवल आर्थिक आधार पर यह फैसला करना उचित नहीं रहेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। फिर उसके बाद सवाल है, न्यायालय में रिजर्वेशन पर आपका क्या विचार है, धरुंधर राम जी पूछ रहे हैं। देखिए, जुडिशरी में एक लेवल पे रिजर्वेशन है, एक लेवल पे नहीं है। आप जैसा जानते हैं, मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट में नीचे के जो सिंपल जो लोअर जुडिशरी जिसको बोला जाता है उसमें रिजर्वेशन है, जैसा सामान्य होता है वो है, होनी चाहिए। हायर जुडिशरी में हमारे देश में कोई रिजर्वेशन नहीं। उसका शुरुआत में कारण ये रहा था कि उसके लिए ऐसा माना जाता था कि बहुत थोड़े से तो लोग होते हैं, बहुत हाई क्वालिफिकेशन होती हैं, ऐसे लोग हमें मिलेंगे नहीं, और अगर हम ऐसा अपॉइंट करने लगे उसे सुपर स्पेशलाइजेशन की तरह देखा जाता था, और हम ऐसा अपॉइंट करेंगे तो देश में हमारे कोर्ट्स की क्वालिटी पे असर पड़ेगा। ऐसी शुरू में हो सकता है मान्यता रही, लेकिन आज देखिए 2 बदलाव आए। नंबर 1, हाई कोर्ट वगैरह के अंदर जजों की संख्या बहुत हो गई है। हाई कोर्ट्स में आज कोई 850 के करीब जजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में भी 32 लोग हैं इस वक्त, 32 जजेस हैं। संख्या पर्याप्त है और वहां कोई ना कोई व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा, पिछले 60-70 साल में शिक्षा के कारण अब लॉ की अच्छी जानकारी रखने वाले दलित, आदिवासी, ओबीसी लोगों की कोई कमी नहीं है, खूब कोर्ट में मिलते हैं। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए। आरक्षण नहीं तो कम से कम आप विचार करना तो शुरू कीजिए। आज की स्थिति कितनी बुरी है, मैं वो बताने वाला था जब पिछली बार हमारा कनेक्शन टूट गया था। इस सवाल को 1998 में एक संसद की कमेटी ने जांचने की कोशिश की, उसके अध्यक्ष थे करिया मुंडा जी। उस वक्त जो मुझे याद है 480 जज हुआ करते थे हाई कोर्ट में, और कमेटी को बार बार करने के बाद हाई कोर्ट ने उत्तर देने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने ढूंढा, उन्होंने सिंपली इतना पूछा था, बताइए कितने SC हैं कितने ST हैं आपके यहाँ हाई कोर्ट के जजेस में। फाइनल जो आंकड़ा मिला पता है कितना, 480 में से 15 दलित थे और 5 आदिवासी थे।
15% नहीं, 5% नहीं, केवल 15 और 5 20, 480 में से 20, यानी कि कुल मिला के देश की आबादी के जिनके लिए 22% रिजर्वेशन हो सकता था, 22.5%, वो 5% भी नहीं थे। सन 2011 में ये एससी कमीशन ने ये आंकड़ा दोबारा प्राप्त किया। अब 850 जज हो गए हैं, और अब पता है कितने थे? जो आंकड़ा तब आया 850 में से 24 सिर्फ, यानी कि 15% तो छोड़ दीजिए, 10% छोड़ दीजिए, 5% भी नहीं है, 3% के करीब है ये आंकड़ा। ये बहुत गड़बड़ चीज है, इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज का एक प्रस्ताव आया है जो करिया मुंडा समिति ने दिया था। तो मैं नहीं कह रहा कि आप एकदम सुप्रीम कोर्ट में कल से रिजर्वेशन लागू कर दीजिए, लेकिन जैसा राष्ट्रपति के आर नारायणन ने एक जमाने में कहा था कि आप कम से कम विचार तो कीजिए, गौर तो कीजिए, देखिए तो सही कि भाई कितने लोग हैं। और जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में जो हालत है, वो मैं ये भी याद दिलाती है कि अगर रिजर्वेशन ना होता तो आईएएस में भी यही स्थिति होती, तो सेक्रेटरीज में भी यही स्थिति होती, तो प्रोफेसरों में भी यही स्थिति होती। आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक रूप से 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन अब लगातार बढ़ाई जाती रही है। इसका अंत कब होगा? ये भाई ये गलतफहमी है विकास भाई, ये बार बार कई हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं जो बार बार कही जाती हैं, और इतनी बार कही जाती हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं सही होगा। जैसे ये बात बार बार कहते रहे, हिंदी राष्ट्रभाषा, अब कहीं नहीं लिखा राष्ट्रभाषा शब्द का जिक्र संविधान में है नहीं, लेकिन हर कोई कहता है हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा, बस जुबान पे चढ़ गया तो लोगों को लगता है सच है। इसी तरह से ये बात चल निकली है कि भाई आरक्षण तो सिर्फ 10 साल के लिए था जी। देखिए, दो अलग तरह के आरक्षण है, मैं चाहता हूं आप संविधान पढ़ें समझें। दो अलग तरह के आरक्षण है। एक आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा, वो 10 साल के लिए किया गया था, और उसमें सरकार को, उसमें संविधान अमेंडमेंट करने की छूट दी गई थी कि 10 साल के बाद मूल्यांकन किया जाए। उसका हर 10 साल बाद मूल्यांकन किया जाता है और बार बार उसको एक्सटेंड किया जाता है। आप कहेंगे वो बार बार एक्सटेंड क्यों किया जाता है? मेरा सिंपल आंसर है, आप राज्यसभा देख लीजिए। जैसे मैंने जुडिशरी की बात कही ना, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, राज्यसभा में एससी एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, ओबीसी के लिए तो कहीं है ही नहीं पॉलिटिक्स में। और उस राज्यसभा में 10% भी एससी एसटी मिला के नहीं पहुंचते। इसका मतलब है कि हमारे दिल में तो मैल है, वो तो गया नहीं है ना। तो इसलिए आरक्षण की जरूरत है वहां। और जो दूसरा आरक्षण है, नौकरियों में, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, उसके लिए संविधान में कोई लिमिट नहीं बनाई गई थी। संविधान ने, दरअसल संविधान का प्रोविजन उसका केवल एनेबलिंग प्रोविजन है। संविधान कहता है कि इन्हें फला फला वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है, बस। इसके बाद सरकारों को तय करना है ना? तो ऐसी 10 साल की लिमिट कभी नहीं थी, खत्म होने की बात नहीं थी संविधान में लिखी हुई। खत्म होने की बात आपके मन में आती है, मेरे मन में भी आती है। मैं चाहता हूं आरक्षण समाप्त हो, मैं चाहता हूं आरक्षण समाप्त हो जिस दिन इस देश में जाति का भेदभाव समाप्त हो जाए। मैं तो सपना देखता हूं ऐसे हिंदुस्तान का, जहां किसी की जाति के नाम से मुझे आइडिया ही ना लगे कि वो कैसे स्कूल में पढ़ा होगा, उसको कितने अवसर जिंदगी के मिले होंगे, कौन सीईओ बनेगा, कौन आईआईएम जाएगा, जाति के नाम से कुछ पता ही ना लगे। मैं आईआईएम के हॉल में जाऊं और वहां मुझे इंट्रोड्यूस करने वाला दलित हो, बात करने वाला आदिवासी हो, बहुत सुंदर दिन होगा वो तो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन आरक्षण की व्यवस्था अपने आप रिडंडेंट हो जाएगी, उसको खत्म करना चाहिए। आरक्षण को समाप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये याद रखते हुए कि आरक्षण को समाप्त करने का मतलब है इस देश में जाति व्यवस्था के अन्याय को समाप्त करना। वो समाप्त कीजिए, आरक्षण व्यवस्था जरूर खत्म होनी चाहिए। एक तो मुझे लगता है ना, मैल बहुत है, बुरा शब्द है मैल, ये मैल है हमारे समाज में, सांस्कृतिक मूल्यों में हमारे ना पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मन में एक मैल है जो चला आ रहा है। जाति के सवाल पे मैं देखता हूं अच्छे अच्छे लोगों का मुंह से ऐसी बुरी गालियां निकलती हैं, ऐसे बात कहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं संस्कार में हमें सुंदर चीजें भी मिलती हैं और संस्कार में कहीं कूड़ा भी आता है। तो ये तो कूड़ा है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे समाज में कूड़ा तो है। अब आप ही बताइए
इस देश में इतनी योजनाएं बन जाती हैं, क्या कुछ चीजें हो जाती हैं, एक झटके में 50,000 करोड़ की स्कीम अनाउंस हो जाती है, 72 घंटे में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण आ जाता है। लेकिन हाथ से मैला उठाने वाले लोगों को उस काम से मुक्ति मिले, ये काम इस देश में 70 साल से नहीं हुआ। बहुत बड़ा काम था क्या? बहुत बड़ा पैसा लगना था क्या? कितनी बड़ी बात थी? नहीं हुआ ना, क्योंकि कहीं दिल में मैल है जो नहीं जा रहा है। तो सांस्कृतिक बात है, सामाजिक बात है, साथ में शिक्षा की भी है। मुझे कई बार दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज में घूमने का मौका मिला है, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह गया हूँ। अमेरिका में घूमता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ भी हमारे ही जैसे लोग हैं, उसी तरह से लोगों के मन में कूड़ा भरा हुआ है, बेकार की बातें करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रेजुडिस रखते हैं, गोरे काले सब। लेकिन वहां यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां आपको यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा इस बारे में कॉन्शियस होता है कि मेरे को कितने प्रिविलेजेस हैं, और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ विद्यार्थी महिलाओं के बारे में सोच के बात करता है, उटपटांग बातें नहीं करता, ब्लैक लोगों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहेगा, क्योंकि उसको एहसास है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इस तरह की घटिया बातें नहीं कर सकता। मैं अपने देश में उल्टा देखता हूं। गांव देहात में भी जाति की गालियां होती हैं, एक दूसरे के साथ जातियों का मजाक भी होता है, मैं देखता हूं। लेकिन जितना शहरी पढ़े लिखे लोगों के मन में जहर मैं देखता हूं इस सवाल पे, उतना तो मुझे गांव में नहीं दिखाई देता। तो शिक्षा व्यवस्था का दोष है, हमारी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल असफल रही है। हमें मानव बनाने में, मैं तो कहूंगा, बाकी चीजें तो बहुत बाद की बात है, हमें मानव बनाना तो शिक्षा व्यवस्था का काम होना चाहिए ना, और हमारी शिक्षा व्यवस्था उसमें सफल नहीं हुई। सामाजिक, मैंने कहा था कल्चरल कैपिटल, जो कल्चरल कैपिटल होती है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। जैसे अमेरिका में रेस की बात है, कल ही मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि ब्लैक लोगों के पास कुछ पैसा आया तो वो एक अच्छी कॉलोनी के अंदर मकान लेने गए। तो वहां के एजेंट ने कहा कि तुम मेरे से पैसा ले लो, इस कॉलोनी के अंदर मकान मत खरीदो। क्यों भाई? प्रॉपर्टी एजेंट था वो। उसने कहा तुम आ गए तो मेरी कॉलोनी के रेट डाउन हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं इसका क्या असर पड़ता है? पैसा होने के बावजूद भी जब ये होता है, ये जो अन्याय है, ये जो शोषण है, ये जो भेदभाव है, ये आपके मन पे जो असर डालता है, मानस पे जो असर डालता है, सोशल कॉन्फिडेंस जो तोड़ता है, इसको आप पैसे से खरीद नहीं सकते। सो प्लीज डोंट थिंक दैट इकोनॉमी एंड फाइनेंस इज द ओनली थिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट द ओनली थिंग। कल्चरल कैपिटल, हिस्टोरिकली एक्यूमुलेटेड मेमोरीज, सोशल प्रेजुडिसेस, सोशल कॉन्फिडेंस, इस सब से बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी में, और इसका मुकाबला सिर्फ पैसे से नहीं किया जा सकता। रिजर्वेशन इज नॉट itself a good idea. Reservation is a necessary evil. रिजर्वेशन वहां होनी चाहिए जहां बहुत एक्यूमुलेटेड इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज का मुकाबला करने के लिए रिजर्वेशन एक उसकी काट है, उसका औजार है, एक कड़वी दवाई है। इसे वैसे ही शौक के लिए नहीं पीना चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो तो जरूर पीना चाहिए। रिजर्वेशन इज नेसेसरी, नॉट सफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। दिक्कत यह है कि हम रिजर्वेशन करके बैठ जाते हैं, हाँ भी मेरा काम तो हो गया, बस जो करना था कर दिया, अब और क्या तो दे दिया। रिजर्वेशन के सिस्टम में सुधार करना चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले भी बोला, और खास तौर पे ओबीसी में दो कैटेगरी बना देनी चाहिए, वो ऊपर वाली जातियां और वो ज्यादा पिछड़ी हुई जातियां, ताकि उसमें जो ऊपर वाली जातियां हैं वो सब पे कम पक्ष में हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिफाइन करो, मैं इसके पक्ष में हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल के पक्ष में जो फैसला दिया था, इंदिरा साहनी जजमेंट जो कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर 10 साल बाद रिवाइज करना चाहिए। नहीं किया गया, मैंने खुल के इसका विरोध किया है। मैं बार बार कहता हूं लिस्टों को रिवाइज करना चाहिए, और अगर कहीं खासतौर पे ओबीसी में ऐसी जातियां मिले जो कि नॉर्मल एवरेज से ऊपर पहुंच गई हैं, उनको लिस्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। तो नए ब्राह्मण ना बने, ये अच्छी बात है, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक चीज पे मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट करूंगा पुजीत भाई, वो ये कि ये आवाज अगर खुद ओबीसी के अंदर से आए कि कुछ लोगों ने कब्जा क्यों कर रखा है, दलित समाज के अंदर से आए कि कुछ परिवारों ने क्यों कब्जा कर रखा है, वो अच्छी लगती है।
अगर बाहर से आए तो उसमें कहीं कहीं लगता है कि हमें रिजर्वेशन उखाड़ने की जल्दी है, ऐसा ना हो जाए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब